जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। फटाक से 5 से 10 मिनट की वीडियो में देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर आपको बेटा डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिटेल में भी वीडियो को कवर कर सकते हैं। बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने मुगल पेंटिंग यानी मुगल चित्रकला को कवर करना स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा, जो चित्रकला है वो इस्लाम में बैन है, यानी इस्लाम में पेंटिंग अलाउ नहीं है, इसीलिए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम चित्रकला का ही विकास हुआ था। चित्रकला का विकास बेटा मुगल पीरियड में हुमायूं के शासनकाल से होता है, लेकिन बेटा मुगल चित्रकला में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की शुरुआत अकबर के शासनकाल से ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसके शासनकाल को क्रिएटिव एरा ऑफ मुगल पेंटिंग कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। फिर ध्यान रखिएगा बेटा, अकबर के शासनकाल में 17 पेंटर हुआ करते थे। देश विदेश के जितने भी महान 17 चित्रकार थे वो अकबर के दरबार में थे। साथ ही साथ अकबर के दरबार में 36 सिंगर भी हुआ करते थे। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल पेंटिंग का गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, अकबर के दरबार में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार प्रोमिनेंट पेंटर कौन कौन से हुआ करते थे? तो एक थे जिनका नाम था मीर सैयद अली तबरेजी। दूसरे प्रमुख चित्रकार थे अकबर के दरबार के अब्दुस समद। उसके अलावा बेटा दसवंत और बसावन। और ध्यान रखिएगा, ये जो अब्दुस समद है ये अकबर और हुमायूं दोनों के पेंटिंग टीचर यानी चित्रकारी गुरु हुआ करते थे। फिर ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो दसवंत नाम के चित्रकार हैं इनके द्वारा रज़्मनामा की चित्रकारी की गई थी, यानी रज़्मनामा नाम की किताब को सजाने का काम किया गया था। सर ये रज़्मनामा क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। रज़्मनामा महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन, महाभारत की किताब का फारसी अनुवाद है। इसको सजाने का यानी इसमें चित्रकारी का काम तो दसवंत ने किया है, लेकिन इसका फारसी ट्रांसलेशन किसने किया है? यानी महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने किया है। क्लियर होगी इतनी बातें बेटा? चलिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक किताब है जिसका नाम है हमज़नामा, या हमज़नामा नाम की किताब को एक और नाम से जानते हैं दास्तान-ए-अमीर हमजा। और इस किताब को भी बेटा ध्यान रखिएगा अकबर के टाइम में ही इसका इलस्ट्रेशन यानी चित्रण किया गया। अब ये हमज़नामा बेटा एक अरबिक इपी है, यानी अरबी महाकाव्य है, और इसका चित्रण अकबर के शासनकाल में किया गया। फिर ध्यान रखिएगा बेटा, हम लोगों ने अकबर के काल में संगीत कला यानी म्यूजिक आर्ट को कवर करना स्टार्ट किया था। अकबर के दरबार में बेटा बहुत महान महान संगीतज्ञ हुआ करते थे, लगभग 36 म्यूजिशियन हुआ करते थे, जिनमें से प्रोमिनेंट म्यूजिशियन कौन कौन से थे? तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर और स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ध्यान रखिएगा, ये तानसेन और बैजू बावरा दोनों के ही म्यूजिक टीचर हुआ करते थे। इसके अलावा बेटा बाज बहादुर मालवा का शासक हुआ करता था। बाज बहादुर के खिलाफ अकबर ने सैन्य अभियान भी किया था, जिसमें बाज बहादुर हार जाता है और ये बेटा अकबर के दरबार में आ जाता है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, तानसेन को हम लोगों ने अकबर के नौरत्न को जब कवर किया है उस वक्त हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। कुछ और फैक्ट आपको तानसेन के बारे में पता होना चाहिए। तानसेन ने बेटा एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी खोज की है, उस वाद्य यंत्र का नाम है रुद्र वीणा। तो ध्यान रखिएगा, रुद्र वीणा नाम का जो वाद्य यंत्र है उसके खोजकर्ता कौन है? तानसेन। जबकि सितार और तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंटर अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके अलावा तानसेन ध्रुपद गायक हुआ करते थे। सर ये ध्रुपद गायन क्या है? एक प्रकार की एक सिंगिंग स्टाइल है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि रैप हो गया, पॉपअप सॉन्ग हो गया, रिमिक्स हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, ये संगीत की अलग अलग शैली है, गायन शैली है। वैसे बेटा ध्रुपद भी गायन शैली हुआ करती थी। तानसेन कौन थे? ध्रुपद गायक थे। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल है, ध्रुपद गायन शैली के जनक मान सिंह तोमर को माना जाता है, जो कि ग्वालियर के एक राजा हुआ करते थे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने कवर किया कि अकबर के काल में साहित्य यानी लिटरेचर यानी अकबर के शासनकाल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है बेटा अकबरनामा, ये अकबर की बायोग्राफी हुआ करती थी। इसकी रचना अबुल फजल और फैजी दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। लेकिन अगर दोनों में से एक पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखी है, तो हमारा आंसर होना चाहिए अबुल फजल। ये अकबरनामा बेटा 3 हिस्सों में लिखी गई है। अकबरनामा का जो तीसरा और लास्ट पार्ट है उसे आईने अकबरी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा आईने अकबरी में थोड़ा सा अंतर है, रचनाकार पूछेगा तो अबुल फजल। उसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा एक दूसरी किताब है जिसका नाम है तारीख अकबरी, इसको आरिफ खानदारी ने लिखा है। उसके बाद बेटा तोहफा-ए-अकबरी अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे बेटा? शेरवानी, शेरवानी क्या होती है बेटा? शादी में जो दूल्हा पहनता शेरवानी, और शेरवानी आप क्या करेंगे? किसी को तोहफा में देंगे। तो तोहफा-ए-अकबरी अब्बास खान शेरवानी ने लिखा। इसी तोहफा-ए-अकबरी को बेटा तारीख शेरशाही भी कहते हैं, और इस किताब में शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है। फिर बेटा तबकात-ए-अकबरी, और तबकात-ए-अकबरी नाम की किताब निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, जो अकबर का बेटा मीर बख्शी हुआ करता था। मीर बख्शी का नाम बेटा मतलब
होता है सेनापति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मीर बख्शी का मतलब क्या था, सेनापति था। फिर ध्यान रखिएगा बेटा एक और किताब है मुंतखाब उल तबारिक, मेरे साथ बोले मुंतखाब उल तबारिक, और इस किताब को बेटा बदायूनी ने लिखा है। सर कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक बनाते हैं बेटा। मुंतखाब में आ जाता है ख्वाब यानी सपने, और सपने ज्यादा कौन देखते हैं, बंदे सपने देखते हैं। ख्वाब से आ जाएगा मुंतखाब उल तबारिक और बंदे से आ जाएगा बेटा बदायूनी। उसके अलावा एक और किताब है तारीख ए शाही, और इसको लिखा है अहमद यादगार। सर कैसे याद रखेंगे, देखो बेटा शाही, शाही तारीख है यानी रॉयल डेट है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा वो तारीख आम होगी क्या, नहीं, वो एक रॉयल डेट होगी, शाही तारीख होगी। और शाही तारीख क्या होती है बेटा, यादगार। तो तारीख ए शाही किसने लिखी है, अहमद यादगार ने। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने पढ़ाया बेटा आप लोगों को कि बाबरनामा नाम की किताब अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखी है। ये बाबरनामा क्या है, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए बाबरी, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन है। फिर ध्यान रखिएगा बेटा मुंतखाबुल तवारीख के लेखक बदायूनी ने ही रज़्मनामा लिखा है। रज़्मनामा क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन। उसके अलावा बदायूनी के द्वारा एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, इसका भी पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया है। और सिंहासन बत्तीसी ध्यान रखिएगा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़ी 32 कहानियों का एक कंपाइलेशन है। अकबर भले पढ़ा लिखा नहीं था बेटा, लेकिन उसे किताबों का, लाइब्रेरी का बहुत शौक था, इसीलिए अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। और इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का बेटा जो चेयरमैन था वो फैजी था, और वाइस चेयरमैन बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना को बनाया गया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने महाभारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। महाभारत एक हिंदू ग्रंथ है बेटा, इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इतने श्लोक और किसी भी काव्य में नहीं है, इसलिए बेटा महाभारत को कई बार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक यानी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। चूंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए बेटा इसे सत सहस्त्री संहिता, सत का मतलब होता है 100, सहस्त्री का मतलब होता है 1000, दोनों को गुणा करें 1 लाख आएगा। तो ध्यान रखिएगा किस किताब को सत सहस्त्री संहिता कहते हैं, महाभारत को। इसके अलावा महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को बेटा महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय, और महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है, यानी 18 पर्व हैं। और इन 18 पर्व में बेटा जो 6वां नंबर का पर्व है उसे भीष्म पर्व कहा जाता है, और श्रीमद् भागवत गीता बेटा इसे भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत का फारसी अनुवाद अभी मैंने बताया बदायूनी ने किया है, और फारसी अनुवाद की जो बुक है महाभारत की उसको रज़्मनामा कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा महाभारत को जो तमिल ट्रांसलेशन है, फारसी में तो बदायूनी ने ट्रांसलेशन किया जिसे रज़्मनामा कहते हैं, जबकि बेटा तमिल ट्रांसलेशन पेरिंद देवनान ने किया। उसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, महाभारत अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहते हैं, शाहनामा को, और इसको फिरदौसी नाम के लेखक ने लिखा है। सर कौन था फिरदौसी, ये महमूद गजनवी का कोर्ट स्कॉलर या दरबारी कवि हुआ करता था। उसके बाद हम लोगों ने बेटा देखा फैजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैजी कौन था, अकबर के नौरत्नों में से एक था। साथ ही साथ बेटा अकबर का ये राज कवि हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। अकबर ने बेटा फैजी को मलिक उस सहरा की उपाधि धारण दी थी। फैजी ने बेटा फारसी कविताएं लिखी है, उस फारसी कविताओं को जो कंपाइलेशन है वो है फयाजी। तो ध्यान रखिएगा फयाजी शीर्षक से फैजी कविताएं लिखता था। इसके अलावा गुलरुखी टाइटल से सिकंदर लोदी पोएम लिखता था। दीवान टाइटल से बाबर चगताई तुर्की भाषा में पोएम लिखता था, और श्री ब्रह्म टाइटल से ध्यान रखिएगा बीरबल कविताएं लिखता था। उसके बाद मैंने बताया बेटा फैजी ने लीलावती, योग वशिष्ठ और नल दमयंती, इन 3 किताबों का भी फारसी ट्रांसलेशन किया है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, फर्जी लीला ना करो, योग करने से पहले नल बंद कर दो। नल बंद जरूर करना चाहिए क्योंकि पानी वेस्ट ना जाए। तो एक बार फिर मेरे साथ ट्रिक बोलिए, फर्जी लीला ना करो, योग करने से पहले नल बंद कर दो। तो फर्जी से आ जाएगा फैजी, लीला से आ जाएगा बेटा लीलावती, योग से आ जाएगा योग वशिष्ठ, और नल से आ जाएगा नल दमयंती। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के टाइम पे लीलावती, योग वशिष्ठ और नल दमयंती नाम की किताब का फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया, फैजी ने किया। उसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा ये लीलावती बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, भास्कराचार्य ने लिखी जो अपने टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और लीलावती बेटा गणित विषय पर लिखी गई है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया बेटा अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा के तीसरे हिस्से को आईन अकबरी कहते हैं। इसके अलावा अबुल फजल ने पंचतंत्र का भी बेटा फारसी और अरबी अनुवाद किया है। पंचतंत्र क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा ये कहानियों का संग्रह है, और पंचतंत्र की किताब जो लिखने का काम किया है इन्हें पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। इसके फारसी ट्रांसलेशन को अनवर सुहेली कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया है, अनवर सुहेली टाइटल से। तो ध्यान रखिएगा अबुल फजल।
फसल। उसी तरह पंचतंत्र का जो अरेबिक ट्रांसलेशन है, अरबी अनुवाद है, उसे कलीला व दिमना कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा ध्यान रखिएगा, अकबर के टाइम पर ही एक विद्वान थे जिनका नाम था मुल्ला साहेब मोहम्मद, और मुल्ला साहेब मोहम्मद ने बेटा राज तरंगनी का फारसी अनुवाद किया है। राज तरंगनी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगनी किताब के लेखक हैं कल्हड़, और राज तरंगनी से बेटा कश्मीर की इतिहास मिलती है। सर कैसे याद रखेंगे कि राज तरंगनी का पारसी में ट्रांसलेशन मुल्ला साहेब मोहम्मद ने किया? आप देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ शाह, शाह का मतलब हो गया शहंशाह, और यहाँ पे है बेटा राज, राज यानी राजा, तो शहंशाह और राजा एक ही होते हैं, तो शाह से आप क्लिक कर लेंगे मुल्ला साहेब मोहम्मद, और राज से आ जाएगा राज तरंगनी। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मैंने आप लोग को बताया एक और किताब है जिसका नाम है हितोपदेश। हितोपदेश किताब भी बहुत फेमस है। इस हितोपदेश किताब को नारायण पंडित ने लिखा, और हितोपदेश का अकबर के टाइम पर पर्शियन ट्रांसलेशन फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया। सर कैसे याद रखेंगे? माली, माली यानी बेटा गार्डनर, फूलों की देखभाल करने वाला, और जो माली होता है बेटा वो फूलों का हित तो चाहता ही है। ठीक है, एक और विद्वान है बेटा अकबर के टाइम के जिनका नाम है हाजी सरहिंदी, और अकबर के टाइम में हाजी सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के टाइम में अथर्ववेद का पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया? हाजी सरहिंदी। कैसे याद रखेंगे सर? हिंदी, हिंदी से आ जाएगा हिंदू, हाजी सरहिंदी, हिंदी से आ जाएगा हिंदू, और हिंदुओं का ग्रंथ अथर्ववेद, तो हाजी सरहिंदी ने अथर्ववेद का पर्शियन ट्रांसलेशन किया। उसके बाद बेटा मैंने आप लोग को बताया कि अकबर के ने फैजी को मलिक उस सहरा की उपाधि धारण की थी। ये फैजी अकबर का राज का भी था। इसके अलावा अकबर ने बेटा एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन, उसे जरी ए कलम की उपाधि दी थी। डायरेक्ट टाइटल क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने किसे मलिक उस सहरा या जरी ए कलम की टाइटल दी थी? मलिक उस सहरा का टाइटल दिया था फैजी को, जरी ए कलम के टाइटल दिया था मोहम्मद हुसैन को। उसके बाद आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जहांगीर को भी कवर कर दिया है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है। 1605 में बेटा अकबर की डेथ हो जाती है। अकबर का मकबरा कहां पे है? आगरा के सिकंदरा में, और ध्यान रखिएगा सिकंदरा और आगरा नाम के जो शहर है उसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। अकबर के बेटा 5 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था हसन, दूसरे का नाम था बेटा हुसैन, तीसरे का नाम था मुराद, चौथे का नाम था दानियाल, और 5वें का नाम था सलीम। उनमें से बेटा ये जो हसन और हुसैन है इनकी बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही बेटा डेथ हो गई थी। ये मुराद और दानियाल ये एक नंबर के बेवड़े और पियक्कड़ आदमी थे। इनकी बेटा ज्यादा अल्कोहल पीने से मुराद और सलीम की भी डेथ हो गई। यानी अकबर के डेथ के टाइम पे एकमात्र सर्वाइविंग सन, एकमात्र जीवित बेटा था सलीम, और अकबर के डेथ के बाद बेटा सलीम जहांगीर के नाम से अगला मुगल शासक बनता है। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के बारे में पहला फैक्ट, ये अकबर का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। इसका पूरा नाम, जहांगीर का पूरा नाम बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर हुआ करता था। इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 था। बचपन का नाम बेटा ये सलीम था। इसके पिताजी कौन थे? अकबर। माता राम कौन थी इनकी? जोधाबाई। ये वही जोधाबाई है बेटा जो आमेर के राजा भारमल की बेटी हुआ करती थी। जोधाबाई को बेटा हरखाबाई भी कह देते हैं और मरियम उज्जमानी भी कह देते हैं। फिर ध्यान रखिए बेटा अकबर और जोधाबाई को बेटा नहीं हो रहा था, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए बेटा अकबर ने एक सूफी संत है जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, जो कि फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनके यहाँ माथा टेकने जाते हैं और कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से अकबर और जोधाबाई को बेटा होता है। अकबर ने इस बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रख दिया था, और अकबर प्यार से सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। और ध्यान रखिएगा इन्हीं संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बना ली थी 1572 से लेकर 1585 के बीच में। फिर ध्यान रखिएगा सलीम के टीचर हुआ करते थे अब्दुल रहीम खाने खाना। भले अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर ने अपने बेटों के लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उसने अब्दुल रहीम खाने खाना को सलीम का शिक्षक भी अपॉइंट किया था। उसके बाद मैंने बताया बेटा कि जहांगीर की काफी सारी शादियां होती, कई सारी बेगम हुआ करती थी। जहांगीर की पहली शादी हुई थी बेटा मानबाई के साथ। ये मानबाई कौन थी बेटा? ये मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह की बहन हुआ करती थी। और जहांगीर और मानबाई को खुसरो बेटा होता है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया जगत गोसाई। जहांगीर की दूसरी शादी जगत गोसाई के साथ होती है। इस जगत गोसाई को कई बार जोधाबाई भी कह दिया जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये जोधाबाई जो यहाँ पे अकबर
अकबर की जो पत्नी जोधाबाई है वो अलग है, ये जहांगीर की मां हुआ करती थी, जबकि जगत गोसाई को भी जोधाबाई कहा जाता है। और जगत गोसाई ध्यान रखिएगा मारवाड़ के राजा, मेवाड़ नहीं लाला, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी हुआ करती थी। जहांगीर और जगत गोसाई से बेटा खुर्रम नाम का बच्चा पैदा होता है। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से अगला मुगल शासक बनेगा। फिर ध्यान रखिएगा बेटा जहांगीर की एक शादी मेहरुनिसा से भी हुई थी और इसी मेहरुनिसा को बेटा आप नूरजहां के नाम से भी जानते हैं। ये नूरजहां काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा बेटा जहांगीर की एक प्रेमिका भी हुआ करती थी जिसका नाम था अनारकली। फिर ध्यान रखिएगा ये जो जहांगीर की पहली पत्नी थी मानबाई, इन्होंने बेटा जहांगीर के नशे के आदत के कारण आत्महत्या भी कर ली थी। तो ध्यान रखिएगा बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही कवर किया। इसके डिटेल वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो डिटेल वीडियो को देखकर अपनी रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।